प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अपार्ट फ्रॉम यानी के अलावा, यानी एक जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, कितने चुनेगा, एक। गवर्नर द्वारा जो एक मेंबर चुना जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, उसको छोड़कर, ठीक है, उसके अलावा all the other members of legislative assembly, ये भाई जैसा लग रहा है, ऐसा ऊपर से क्या are directly elected by the citizens, या वोटर्स भी कर सकते हो, यानी उस स्टेट के जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन, उनके द्वारा, या वोटर्स कह लो, की बात है, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। असेंबली के अंदर इलेक्शन कैसे होगा, जैसे लोकसभा में होता है ना डायरेक्टली, वैसे ही यहाँ पर भी डायरेक्टली इलेक्शन होगा। और प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, ठीक है। एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो कैसी है, सिंगल मेंबरशिप, यानी एक ही रिप्रेजेंटेटिव एक सीट से चुना जाएगा, ठीक है। सब जगह ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं है कि सरपंच भी दो बनते हुए गांव में एक ही बनता है, सेम। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, अब मेंबरशिप अगर अपने को लेनी है, चुनाव अगर लड़ना है, तो अपने अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतिभागी बनना, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेना। तो अगर आप इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हो, किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, अ पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, तो उस व्यक्ति के अंदर जो नीचे क्वालिफिकेशन लिखी है वो सारी होनी चाहिए। देखो 4 क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि लोकसभा में थी, सिर्फ 5th नंबर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है, बस ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी सेम है। फर्स्ट है he should be a citizen of India, second he should be minimum 25 years of age, और वहां जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, he should be age of 25 or more, लैंग्वेज आप सेम रख सकते हो, कोई ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। he should not hold any office of profit under the central or state government, ना तो स्टेट गवर्नमेंट में कोई पद पर हो, ना ही सेंट्रल, ये सिंपल है। He should not declared as mentally disabled or bankrupt, ना तो उसे पागल घोषित किया गया हो या मानसिक रूप से बीमार, और ना ही वो दिवालिया हो, bankrupt का मतलब दिवालिया। आखिरी वाला सिंपल है, he should fulfill the conditions as laid down by the parliament or state legislature, यानी वह सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो जो कि पार्लियामेंट ने डिटरमाइन की है या स्टेट लेजिस्लेचर ने इस चुनाव को लड़ने के लिए। कुछ और कंडीशंस भी होंगी जो या तो पार्लियामेंट डिफाइन करता है या स्टेट लेजिस्लेचर, उनको भी पूरा करे। वैसे इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ये ऊपर जो दे रखी है ना यही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखते हैं इसी के अंदर आगे लिखना है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ मेंबर्स। यहां पर हमने उनको बना दिया, चुनाव हो गई, क्वालिफिकेशन देख ली, अब हटाने का प्रोसेस क्या होगा, साथ में दिया हुआ है, साथ में पढ़ लें। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी टर्मिनेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है दोनों हाउसेस में, असेंबली और काउंसिल, दोनों के मेंबर की मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर इन फॉलोइंग 3 कंडीशंस के अंदर कोई भी एक कंडीशन को पूरी कर दे, कोई भी स्थिति होती है उनमें से उसको हटा दिया जाएगा। फर्स्ट देखो क्या है, समझने वाली बात है, if a person is elected as the member of both the houses of state legislature, मतलब यानी एक व्यक्ति असेंबली में भी चुनाव जीत गया और काउंसिल के अंदर भी जीत गया, दोनों का मेंबर बन गया, then he or she, यानी कोई भी हो सकता है, will have to resign from membership of any one house, यानी वो असेंबली के इलेक्शन भी जीत चुका है और काउंसिल के इलेक्शन भी जीत चुका है, अब जो उसको पसंद है वहां रह जाओ और एक से रिजाइन दे दो, एक टाइम पे एक ही पोस्ट पे रह सकता है, सिंपल। इन द सेम वे, और ऐसे ही
नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम द ऑफिस एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जिसे हम कहते हैं एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ स्टेट एट वन टाइम। इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक मेंबर है जो असेंबली के चुनाव में भी जीत गया, ठीक है, और काउंसिल के चुनाव में जीत गया। फर्स्ट कंडीशन ये है ना, यानी यहां पर भी वो विन, यहां पर भी वो विन, लेकिन उसे एक जगह से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। सेकंड देखो, मान लो वो असेंबली का मेंबर है, यहां वो जीत चुका, 2 साल हो गए जीते हुए, वो फिर खड़ा होता है लोकसभा के चुनाव में। कहां पर, लोकसभा वाले चुनाव में, और वहां पर भी जीत जाता है। फिर भी यही कंडीशन आ गई, 2 जगह तो नहीं रह सकता, फिर उसे किसी भी एक जगह से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन। और मोस्टली लोग कहां से देते हैं, असेंबली से देते हैं, क्योंकि सब तरक्की पसंद है ना, पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। तो लोकसभा का जीतने के बाद यहां से नहीं रहेगा, वो कहां चला जाएगा, पार्लियामेंट। आई बात समझ में? तो उसे एक जगह से रिजाइन देना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये, पहली स्टेट के अंदर अगर दोनों हाउसेज में जीत जाए तो वहां पर एक जगह से देना पड़ेगा। असेंबली यानी स्टेट वाला जीता हुआ है, विधायक तो है वो, लेकिन अगर लोकसभा के चुनाव में भी जीत गया है तो इनसे एक जगह से देना पड़ेगा, एक टाइम पर एक जगह। सेकंड देखते हैं, अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड। इसका वैसे उत्तर देता हूं, अगर कोई भी मेंबर चाहे असेंबली का हो चाहे काउंसिल का हो, कंटिन्यूअसली 60 डेज के लिए एब्सेंट रहता है मीटिंग से बिना प्रियोर परमिशन, प्रियोर परमिशन का मतलब पहले बताए हुए, यानी बिना परमिशन के पहले बताए हुए कंटिन्यूअसली 60 डेज तक अगर एब्सेंट है तो उसे हटा दिया जाता है। सिंपल। थर्ड देखते हैं, इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। मान लो असेंबली के चुनाव को जीत गया, ठीक है, जीत चुका है, मेंबर बन चुका है, लेकिन बाद में हमें पता चले कि इसने जो हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी ना, 4 ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया सारी, उनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन पे खरा नहीं उतरता, या इसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो फेक थे, बाद में पता चले, जीत गए, सारे काम हो गए, लेकिन बाद में पता चले, तो तब भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, यानी इलेक्ट होने के बाद अगर मेंबर को कोई भी हाउस का हो, यह महसूस किया जाता है कि भाई उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा। और दूसरी चीज लास्ट की लाइन में लिखा गया है, फिक्स्ड इनकेपेबिलिटीज। मान लेते हैं आज चुनाव जीता है, ठीक है, एमएलए है, और रोड एक्सीडेंट के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया, तो ये क्या कहेंगे उसको, फिक्स्ड इनकेपेबिलिटी। मान लेते हैं ये पैरालाइज हो गया, इसे क्या कहेंगे, फिक्स इनकेपेबिलिटी। काम करने के लायक बचा के जा सकता है क्या, असेंबली के अंदर नहीं जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या उसने फेक क्वालिफिकेशन अप्लाई की थी, जीत गया तो भी हटा देंगे। अगर किसी पिछली सिचुएशन में उसके अंदर अगर फिक्स्ड इनकेपेबिलिटी आ गई, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी उसको हटा देंगे, क्योंकि काम करने के लायक वो नहीं। तो ये 3 कंडीशन है जिनके अंदर से किसी भी मेंबर को टर्मिनेट किया जा सकता है। The tenure of state legislative assembly is 5 years. ये अपने को पता है, इसका tenure 5 years। The governor can dissolve it even before the completion of its term या tenure। वहां पर लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता था, प्रेसिडेंट, टाइम से पहले। यहाँ पर सेम है, प्रेसिडेंट की जगह कौन आ जाएगा, गवर्नर। तो गवर्नर कैन डिसॉल्व इट, यानी असेंबली को गवर्नर टाइम से पहले, कंप्लीटेशन ऑफ इट्स टेन्योर ऑन टर्म, टाइम से पहले डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, बट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन लॉफुली, एक वर्ड है लॉफुली, यानी कानूनी रूप से, ठीक है, एक्सटेंड यानी क्या होता है, बढ़ा देना, द टेन्योर ऑफ स्टेट legislative assembly which cannot be for more than 1 year in single instance। मान लेते हैं स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्टेट इमरजेंसी, कितने में था, 356। अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है, मान लेते हैं
मान लेते हैं एक गवर्नमेंट है, उसको 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, ये 5th ईयर चल रहा है, और इसी साल 2 या 3 महीने बाद में क्या इलेक्शन होने, लेकिन उससे पहले क्या लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी लग गई, उस स्टेट में दंगे बढ़ गए या कुछ भी कारण हो गया, ठीक है, वहां पर क्या लग गई, स्टेट इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में इलेक्शन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तब पार्लियामेंट क्या करेगी, इस इलेक्शन को क्या करेगी, आगे एक्सटेंड कर देगी। कहा है एक्सटेंड वर्ड, एक्सटेंड कर देगी, यानी इस साल जो इलेक्शन होने हैं ये कहेगी भाई चलो इस साल नहीं करते क्योंकि स्टेट के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। तो इसका टर्म कितना हो गया, 6 हो गया ना। लेकिन मान लेते हैं जैसे ही 6 ईयर किया और अभी 5 ईयर 6 मंथ ही हुए, यानी कितने दिन हो गए इमरजेंसी में लगे हुए, 6 मंथ हो गए, और 6 मंथ बाद क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, ठीक है। 6 मंथ में इमरजेंसी क्या हो गई, हट गई, कितने दिन चली, सिर्फ 6 मंथ। तब ये जरूरी है कि आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। जैसे ही इमरजेंसी हटेगी, जैसे ही इमरजेंसी हटेगी, विदिन 6 मंथ आपको क्या कराने पड़ेंगे, चुनाव। आई बात समझ में, कि मान लेते हैं 5 साल टर्म होता है, लेकिन स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी है तो उसको 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। जिस दिन इमरजेंसी हटाई जाएगी उसके विदिन 6 मंथ में नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अभी इमरजेंसी हट गई मतलब शांति होगी राज्य में, अब तो इलेक्शन करवाओ, इसका मतलब ये है कि राज्य में अगर शांति हो जाती है तो उसके विदिन 6 मंथ में आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो कंफ्यूजन इसमें ये याद रखना कि एक बार में कितना बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, 1 ईयर, यानी 5 से 6 कर सकती है। ऐसे नहीं कि खतरनाक माहौल है ऐसे करो 5 साल और बढ़ा दो, 10 साल कर देते हैं, ऐसा नहीं। एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए ही बढ़ा सकती है टर्म या टेन्योर। और जिस दिन इमरजेंसी हटेगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट है ऑफिसर्स। Officers of the Legislative Assembly, so every state's legislative assembly, चाहे किसी भी स्टेट को, has 2 chief officer, वहां पर 2 chief officers होते हैं, one is speaker, second is deputy speaker। लोकसभा में भी सेम था, वहां भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। These both are elected from amongst the member of the legislative assembly, और कहां से आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में से ही किसी 2 को चुना जाएगा, एक स्पीकर के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर। एंड दे रिमेन इन ऑफिस, और ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, टिल द लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन इन एग्जिस्टेंस, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी तब तक ये रहेंगे। जिस दिन सरकार गिर जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तब ये रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, फिर दोबारा से इलेक्शन होगी, ठीक है। तो जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्टेंस में है तब तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे। आएंगे कहां से, दोनों अपने ही मेंबर्स में से इन्हीं 2 लोगों को चुन लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है द स्पीकर कैन, अब मान लेते हैं ऊपर वाली बात हमें समझ में आ गई, कई बार कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो अपनी मर्जी से रिजाइन दे सकते हो। तो फर्स्ट यही है, द स्पीकर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो किसको दे देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर को देना है तो स्पीकर को। तो यही लिखा है, ठीक है। बिफोर इट्स टेन्योर, यानी उनके कार्यकाल से पहले दोनों अगर अपना पद छोड़ना चाहे, रेजिग्नेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, एक दूसरे को देकर। आगे लिखा है बोथ ऑफ दीज ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड, इनको हटाया भी जा सकता है टाइम से पहले। मान लेते हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच किया, ठीक है, तो इनको हटाया भी जा सकता है फ्रॉम देयर ऑफिसेज, इनके ऑफिस से, बाय अ मोशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हटाने के लिए हमें जो मोशन आएगा, जो बिल आएगा, उसको मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा। कहां पर, क्योंकि ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है किसके, असेंबली के ना, तो यहाँ पर हमें पहले मोशन को मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा। एक कंडीशन और भी है, जब हम ऐसा मोशन लाने वाले हैं, यानी हमें स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच किया है या मिसकंडक्ट किया है, चाहे स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, हम उन्हें हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं,
तो उन्हें हमें पहले बताना पड़ेगा, कितने दिन पहले, 14 डेज प्रियोर या एडवांस में। जिस भी व्यक्ति को, वन हु हैज टू बी रिमूव्ड, जिसको भी हम हटा रहे हैं, चाहे वो स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, उसको हमें क्या देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है एडवांस में कि हम आपको हटाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्लीट होता है।